वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे BSPSCL का टेक्नीशियन का पेपर 3 का सेट नंबर 1। जैसा कि हमारे द्वारा आप लोगों को बोला गया था कि 200 क्वेश्चन का हमारे द्वारा सीरीज किया जाएगा अब से जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक। और जो हमारे द्वारा 10 सेट अपलोड किए गए थे उनसे आपको हर एग्ज़ाम में लगभग प्रत्येक सेट से 7 से 8 मार्क्स तक पूछे जा रहे हैं। और ये जो हमारा 200 का सीरीज चला है इससे आपके एग्ज़ाम में लगभग 20 से 22 मार्क्स तक पूछे जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि आपको ये वीडियो देखने से जो लाभ मिले उनको भी मिल सके। और उन 10 सेटों से प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग आपको 35 प्लस मार्क्स पूछे जा रहे हैं, तो उन सेट को भी आप एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर की गति होती है तो यह होती है हमेशा सिंक्रोनस गति के बराबर। ये आप नोट कर लेंगे। और हमारे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन यानी विवरण जो दिया जा रहा है वह आप एग्ज़ाम में ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि विवरण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। हमने आप लोगों को क्वेश्चन तो प्रोवाइड कर दिया है, पर विवरण जो है इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एग्ज़ाम से पहले इन सारे विवरण को और क्वेश्चन को ज़रूर देख कर जाएँ। और पिछला जो 10 सेट मैंने करवाया है उन्हें भी देख लें ताकि आपको एग्ज़ाम में पूरा का पूरा 40 प्लस मार्क्स तक आप उठा सकें। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वह विधि है पोनी मोटर, डैम्पर वाइंडिंग, स्लिप रिंग मोटर के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, और एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़ेंगे विवरण जो दिया गया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए आप बार बार पढ़ते हुए और बार बार देखें, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बन रहा है, आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। इन्हीं वीडियो से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक सिंक्रोनस मोटर की फील्ड एक्सटेंशन को बदला जाता है तो क्या होता है? तो मोटर का पावर फैक्टर हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हर्टिंग की घटना किस मोटर में होती है? तो यह होती है सिंक्रोनस मोटर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर काम करती है? तो यह लैगिंग के पावर फैक्टर पर काम करती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है तो यह होती है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो कैपेसिटर स्टार्टर, कैपेसिटर रनर मोटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत के पंखे में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? तो वह है परमानेंट कैपेसिटर मोटर का। हमारा अगला प्रश्न है, किसी सिंगल फेज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क सबसे कम होता है, कब होता है? तो यह शेडेड पोल पर होता है, शेडेड पोल मोटर में। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर की गति किस पर निर्भर करती है? तो यह करती है आवृत्ति और भार दोनों पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यह वीडियो में हमारे द्वारा केवल क्वेश्चन और आंसर पढ़ा जाता है और विवरण आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि विवरण से क्वेश्चन बन रहे हैं। और सारे के सारे सेट से जो हमारे द्वारा 10 सेट करवाया गया था उससे 6 से 7 मार्क्स तक पूछे जा रहे हैं। और पूरा सेट यदि आप देख लेते हैं 10 सेट तो उससे 35 प्लस मार्क्स आप उठा सकते हैं। और यह सीरीज जो हमारे द्वारा 200 का चलाया जा रहा है इससे आपको प्रत्येक सेट से 20 से 22 मार्क्स तक कवर किए जा रहे हैं। इसलिए इन सेट को आप भरवली स्पीड मोड में भी एग्जाम देने से पहले ज़रूर देख लें। हमारा अगला प्रश्न है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप की गणना कैसे की जाती है? तो इसकी गणना की जाती है NS माइनस NR बटा में NS के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति कितनी होती है? तो यह होती है 1500 RPM के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, DOL मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग आमतौर पर कितनी क्षमता तक की मोटरों के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है 5 HP तक की मोटर के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति होती है तो यह होती है स्लिप गुना आपूर्ति आवृत्ति यानी SF। हमारा अगला प्रश्न है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? यह इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, DC जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। हमारा अगला प्रश्न है, DC जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है आर्मेचर में उत्पन्न AC को DC में बदलना। दोस्तों,
जो विवरण है हमारे द्वारा एक्सप्लेनेशन जो दिया जा रहा है वो आप वीडियो पॉज कर कर जरूर पढ़ लें, क्योंकि उनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी डीसी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे खराब होता है? तो यह है सीरीज जनरेटर का। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर के योग का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है चुंबकीय फ्लक्स के लिए पथ प्रदान करना, पूरे मशीन को यांत्रिक सहारा देना। हमारा अगला प्रश्न है, लैंप वाइंडिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है कम वोल्टेज उच्च धारा और अनुप्रयोगों में। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है यह आर्मेचर धारा को सीमित और नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रैक्शन के लिए कौन सी डीसी मोटर सबसे उपयुक्त है? तो यह है डीसी सीरीज मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, बिना भार के किसी डीसी मोटर को नहीं चलाया जा सकता है? तो वह है सीरीज मोटर को। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है? तो यह किया जाता है आर्मेचर प्रतिरोध को बदलकर, फील्ड करंट को बदलकर, आपूर्ति वोल्टेज को बदलकर। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम किस पर लागू होता है? तो यह लागू होता है डीसी मोटर पर। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है हटिंग प्रभाव को दबाना। दोस्तों, इन सेट से आपको 20 से 22 मार्क्स जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को बार बार देखें और अपने दोस्तों में भी यह वीडियो को शेयर जरूर करें। और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम का। हमारा अगला प्रश्न है, शून्य लोड पर एक ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि लगभग नगण्य होता है? तो यह होता है कॉपर लॉस। हमारा अगला प्रश्न है, एक शुद्ध कैपेसिटर सर्किट में धारा वोल्टेज से क्या होता है? तो यह 90 डिग्री आगे रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग में होता है? तो यह होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिघात। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो यह मापा जाता है एम्पियर घंटा में। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है मोटर की गति और फील्ड फ्लक्स दोनों पर। हमारा अगला प्रश्न है, डायनेमोमीटर प्रकार का वॉट मीटर क्या माप सकता है? तो यह मापता है एसी और डीसी दोनों को। हमारा अगला प्रश्न है, इंडक्शन मोटर के रोटर और स्टेटर के बीच एयर गैप बहुत कम क्यों रखा जाता है? तो यह रखा जाता है मजबूती, चुंबकीय क्षेत्र और बेहतर पावर फैक्टर के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कब उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है जब यह ओवर एक्साइटेड हो और बिना लोड के चले। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो यह लोड पर के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मशीनों में इंटरपोल का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है कंप्यूटेशन में शुद्ध करना और स्पार्किंग कम करना। हमारा अगला प्रश्न है, बुकोल्ज रिले का उपयोग किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है तेल में डूबे ट्रांसफार्मर के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, किसी एसी सर्किट का शक्ति गुणांक होता है? तो यह होता है प्रतिरोध बटा में प्रतिबाधा, यानी R बटा में Z। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी सेल है? तो यह है लेड एसिड सेल। हमारा अगला प्रश्न है, कैपेसिटर स्टार मोटर में कैपेसिटर का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है फेज अंतर पैदा करके उच्च प्रारंभिक टॉर्क प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में के घूमने की दिशा कैसे बदली जा सकती है? या तो फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन को उलटकर। हमारा अगला प्रश्न है, मूविंग आयरन प्रकार के उपकरण का पैमाना कैसा होता है? तो यह होता है गैर समान। हमारा अगला प्रश्न है, क्रोलिंग का दोष किस मोटर में हो सकता है? तो यह हो सकता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। हमारा अगला प्रश्न है, VE कर्व्स और इन्वर्टर भी कर्व्स किस मोटर के प्रदर्शन को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है सिंक्रोनस मोटर के अति को। हमारा अगला प्रश्न है, 6 पोल पॉल और 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की गति आरपीएम में कितनी होगी? तो यह 1000 आरपीएम होगी। यहाँ पे विवरण जो दिया गया है आप इसे देख लेंगे और इन्हीं विवरण से आपको क्वेश्चन भी बन रहे हैं और ये सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के डीसी जनरेटर को वोल्टेज बनाने के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है? तो वह होती है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का, जैसे शंट और सीरीज। हमारा अगला प्रश्न है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? तो एक वाइंडिंग होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक RLC सीरीज सर्किट में अनुनाद की स्थिति में पावर फैक्टर क्या होता है? तो यह इकाई होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निकेल आयरन में
निकेल आयरन सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कौन सी मोटर लगभग समान गति और आउटपुट दे सकती है? तो यह देती है इन्वर्टर मोटर। हमारा अगला प्रश्न है 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग मुख्य रूप से किस मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है डीसी शंट मोटर के लिए। हमारा अगला प्रश्न है क्लिप ऑन मीटर या टॉर्क सेंटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह मापने के लिए किया जाता है करंट को। हमारा अगला प्रश्न है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर आमतौर पर होता है? तो यह होता है लैगिंग। हमारा अगला प्रश्न है एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर काम करती है? तो यह लीडिंग के पावर फैक्टर पर काम करती है। हमारा अगला प्रश्न है सेलिएंट पोल प्रकार का रोटर आमतौर पर किसमें उपयोग किया जाता है? तो यह निम्न और मध्यम गति वाले हाइड्रो अल्टरनेटर पर किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होती है? तो यह होती है जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध होता है? तो यह संबंध होता है लाइन करंट बराबर अंडर रूट लाइन फेज करंट। हमारा अगला प्रश्न है सेल्फेक्शन का दोष किस प्रकार की बैटरी में होता है? तो यह लेड एसिड बैटरी में होता है। हमारा अगला प्रश्न है हिस्टोरिस मोटर का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है टाइमिंग डिवाइस और साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण में। हमारा अगला प्रश्न है वार्ड लियोनाइड गति नियंत्रण विधि प्रदान करती है? तो यह प्रदान करती है बहुत व्यापक और संवेदनशील गति नियंत्रण। हमारा अगला प्रश्न है कि केल्विन ब्रिज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह बहुत कम प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है डबल केज रोटर वाली इंडक्शन मोटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है उच्च प्रारंभिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है एक सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि रोटर की जड़ता के कारण ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न है स्टार कनेक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या होता है? तो यह मुख्य फ्लक्स को विकृत और कमजोर दोनों करता है। हमारा अगला प्रश्न है 3 फेज प्रणाली में 3 फेजों के बीच विद्युत कोण कितना होता है? तो यह 120 डिग्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है एक वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो यह जोड़ा जाता है समानांतर में। हमारा अगला प्रश्न है यदि एक इंडक्शन मोटर की स्लिप ऋणात्मक है तो यह किस प्रकार में काम कर रही है? तो यह जनरेटर के रूप में कार्य कर रही है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है और इस सेट से आपको 20 से 22 मार्क्स तक कवर हो रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखें और एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देखकर जाएं ताकि आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप सही करके आएंगे। हमारा अगला प्रश्न है और ये विवरण जो है आप वीडियो पॉज कर करके आप देखेंगे क्योंकि ये विवरण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। हो सके तो आपको इस सेट से आपको 30 मार्क्स तक कवर करवा सकता है विवरण। हमारा अगला प्रश्न है एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? तो यह 100% होती है। हमारा अगला प्रश्न है कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बने होते हैं? तो यह बने होते हैं कठोर खींचा हुआ तांबा का। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिबाधा की इकाई क्या है? तो इसका इकाई होता है ओम। हमारा अगला प्रश्न है चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल की पॉजिटिव प्लेट किसमें बदल जाती है? तो यह लेड पेरोक्साइड में बदल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है क्रिपिंग का दोष किस मीटर में पाया जाता है? तो ऊर्जा मीटर में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है एक अल्टरनेटर में उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है पोल्स की संख्या और गति दोनों पर। हमारा अगला प्रश्न है 4 पॉइंट स्टार्टर को 3 पॉइंट स्टार्टर की तुलना में क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो यह दिया जाता है यह फील्ड करंट में बदलाव और दौरान मोटर को बंद होने से बचाता है। हमारा अगला प्रश्न है स्थित स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है जहाँ ऊंचा प्रारंभिक टॉर्क और गति नियंत्रण की आवश्यकता हो वहाँ पर। हमारा अगला प्रश्न है यदि एक सिंक्रोनस मोटर का यांत्रिक भार बढ़ता है तो इसका लोड एंगल क्या होगा? तो इसका लोड एंगल बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है रेक्टिफायर। हमारा अगला प्रश्न है बैटरी में बकलिंग दोष का क्या कारण है? तो यह है बहुत अधिक दर पर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग। हमारा अगला प्रश्न है एक अमीटर को हमेशा सर्किट के साथ डैश में जोड़ा जाना चाहिए। तो यह श्रृंखला में जोड़ा जाना चाहिए यानी सीरीज में। हमारा अगला प्रश्न है एक डीसी जनरेटर का क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस वह प्रतिरोध है
जिसके ऊपर जनरेटर वोल्टेज नहीं बना सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिलिंड्रिकल रोटर प्रकार के अल्टरनेटर को डैश भी कहा जाता है, तो यह कहा जाता है टर्बो अल्टरनेटर। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि लोड के साथ बदलती रहती है, तो यह कॉपर लॉस के साथ बदलती रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण विधि किस मोटर पर लागू होती है, तो यह स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पर लागू होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक शुद्ध इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, तो यह होता है 0 लैगिंग के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, सेल्स को श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, तो यह वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का एक अनुप्रयोग है, तो यह है आर्क वेल्डिंग। हमारा अगला प्रश्न है, एक 2:1 टर्न रेशियो वाले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी वोल्टेज 220 है तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगी, तो यह होगी 110 के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटरों को समानांतर में चलाने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है, तो केवीए रेटिंग समान होनी चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, हॉट वायर उपकरण का कार्य सिद्धांत क्या है, तो यह है तापीय प्रभाव। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक सिंक्रोनस मोटर सामान्य उत्तेजना पर चल रही हो तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, तो इसका पावर फैक्टर यूनिट इकाई होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर में कितने कैपेसिटर होते हैं, तो यह होते हैं 2। हमारा अगला प्रश्न है, आर्मेचर कोर को लेमिनेट क्यों बनाया जाता है, तो यह एडी करंट हानि को कम करने के लिए बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की चुंबकीय फ्लक्स लाइनों के स्थापन में सहायता करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो यह परमीएबिलिटी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लेड एसिड सेल में एक्टिव मटेरियल क्या है, तो यह है लेड पेरोक्साइड, स्पंजी लेड और तनु सल्फ्यूरिक एसिड। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज 4 तार प्रणाली में न्यूट्रल तार का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है असंतुलित धारा के लिए पथ प्रदान करना और फेज वोल्टेज प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, किसी अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक कब हो सकता है, तो यह जब लोड का पावर फैक्टर लीडिंग हो। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में के ओपन सर्किट टेस्ट से क्या निर्धारित होता है, तो यह आयरन लॉस निर्धारित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है, तो यह सीरीज मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो यह होता है 0 के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट एक ट्रांसफार्मर पर क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है फुल लोड कॉपर लॉस और वोल्टेज रेगुलेशन दोनों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक सेल को समानांतर में क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि करंट क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मोटर में ब्रश और कम्यूटेटर नहीं होते हैं, तो वह मोटर है सिक्वरल केज इंडक्शन मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, पावर फैक्टर सुधार के लिए उपयोग किए जाने वाले सिंक्रोनस मोटर को कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। हमारा अगला प्रश्न है, एक शुद्ध प्रतिरोध सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच फेज अंतर कितना होता है, तो यह 0 डिग्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर के योग का कार्य क्या है, तो इसका कार्य होता है चुंबकीय फ्लक्स के लिए वापसी पथ प्रदान करना, पूरी मशीन को यांत्रिक सुरक्षा और सहारा देना, आप पोल्स को पकड़ना, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, मूविंग आयरन उपकरण माप सकते हैं, तो यह एसी और डीसी को दोनों को माप सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का आर्मेचर कोर लेमिनेट होता है ताकि डैश को कम किया जा सके, तो यह किया जाता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में पंखे और लाइट किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो यह जुड़े होते हैं समानांतर क्रम में। हमारा अगला प्रश्न है, किसी डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध आमतौर पर होता है, तो यह होता है बहुत कम, लगभग 1 ओम के बराबर। दोस्तों, इस वीडियो से आपको लगभग 20 से 22 मार्क्स एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि अब तक आपने जो नहीं पढ़ा है यह वीडियो को आप देख लेंगे, इसी से आपको क्वेश्चन लगभग 20 से 22 मार्क्स पूछे जा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को बार बार देखें और एग्जाम हॉल में घुसने से पहले एक बार जरूर देख कर जाएँ। हमारा अगला प्रश्न है, और जो विवरण है हमारा यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एसी सर्किट में रिएक्टिव
पावर की इकाई क्या है? तो यह वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मोटर की गति लगभग स्थिर होती है? तो यह होती है डीसी शंट मोटर की गति लगभग स्थिर होती है। ट्रांसफार्मर के तेल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है इंसुलेशन और शीतलन दोनों करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक साइन वेव का पिक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर कितना होता है? तो यह 1.414 यानी या √2 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यह परिभाषित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। VNL माइनस V फुल लोड, मतलब V वोल्ट नो लोड माइनस वोल्ट फुल लोड बटा में वोल्ट फुल लोड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी इंडक्शन मोटर की स्लिप ऋणात्मक कब होती है? तो यह होती है जब रोटर की गति सिंक्रोनस गति से अधिक हो। हमारा अगला प्रश्न है कि डीसी मशीन में ब्रश किस पदार्थ से के बने होते हैं? तो यह कार्बन के बने होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिलिका जेल बीदर में क्यों उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है हवा से नमी को सोखने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी मोटर है जो एसी और डीसी दोनों पर चल सकती है? तो वह है इन्वर्टर मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो यह प्राइमरी पावर बराबर सेकेंडरी पावर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मशीन का योक आमतौर पर किसके बने होते हैं, किससे बने होते हैं? तो यह कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एसी सर्किट के पावर ट्रायंगल में कर्ण क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आभासी शक्ति को। हमारा अगला प्रश्न है, एक एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए उसके साथ एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो यह होता है समानांतर में, जिसे शंट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्लॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग का दोष किस मोटर में होता है? तो यह होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कितना होता है? तो यह होता है 0 के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है मोटर के लगभग 75% गति पकड़ लेने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर वाइंडिंग में पिच फैक्टर को परिभाषित किया जाता है? तो यह कॉइल स्पैम बटा में पॉल पिच के द्वारा परिभाषित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी में ट्रिंकल चार्जिंग क्या है? तो यह है बैटरी को बहुत कम करंट से लंबे समय तक चार्ज करना। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में विकसित टॉर्क किसके समानुपाती होता है? तो यह समानुपाती होता है आर्मेचर करंट और फील्ड फ्लक्स दोनों के गुणनफल के। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस आवृत्ति के साथ कैसे बदलता है? तो यह बदलता आवृत्ति के सीधे समानुपाती के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उच्च प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो यह मल्टीप्लायर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंगल फेज सिस्टम की तुलना में 3 फेज सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है यह अधिक पावर ट्रांसमिट कर सकता है, इसमें कम कॉपर की आवश्यकता होती है, यह सेल्फ स्टार्टिंग मोटरों के लिए घूर्णी क्षेत्र प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक डीसी जनरेटर के ब्रश में को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस से जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस की दिशा में शिफ्ट किया जाता है तो आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा? तो यह होगा आंशिक रूप से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और आंशिक रूप से डीसी मैग्नेटाइजिंग के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क की स्थिति क्या है? तो यह अधिकतम टॉर्क की स्थिति है R2 बराबर SX2। ये R2 जो है रोटर प्रतिरोध है, X2 रोटर प्रतिघात है और S जो है स्लिप है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 2 वाल्ट मीटर विधि का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो यह मापने के लिए 3 फेज संतुलित और असंतुलित दोनों लोड की पावर को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक सिंक्रोनस मोटर पर भार स्थित है और फील्ड एक्सटेंशन को बढ़ाया जाता है तो आर्मेचर करंट होगा? तो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एक शेडेड पोल मोटर के घूमने की दिशा होती है? तो यह होती है मुख्य पोल से शेडेड पोल की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर में फील्ड डाइवर्ट विधि का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है समान गति से कम गति प्राप्त करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है,
वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता को अधिकतम करने के लिए उन्हें डिजाइन किया जाता है, तो यह डिजाइन किया जाता है कम आयरन लॉस के साथ। हमारा अगला प्रश्न, ऊर्जा मीटर की क्रिपिंग दोष को कैसे ठीक किया जाता है, तो यह डिस्क में 2 विपरीत दिशा में छेद ड्रिल करके। हमारा अगला प्रश्न, एसी सर्किट में प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, तो यह प्रवेश्यता कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न, डीसी मशीन में अच्छा कम्युनिकेशन प्राप्त करने का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है ब्रशों के बीच कोई स्पार्किंग ना होना। हमारा अगला प्रश्न, यदि इंडक्शन मोटर की स्लिप एस है तो रोटर कॉपर लॉस और रोटर इनपुट पावर का अनुपात होगा, तो यह होगा एस, मतलब स्पीड के बराबर ही होगा, स्लिप के बराबर ही। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो विवरण है ये आप पढ़ लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहे हैं और सारे विवरण आपको महत्वपूर्ण हैं। एक अल्टरनेटर का वितरण फैक्टर हमेशा होता है, तो यह 1 से कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर का अधिकतम टॉर्क जिसे यह बिना सिंक्रोनाइज खोए विकसित कर सकती है कहलाता है, तो यह कहलाता है पुल और टॉर्क। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए जिंक प्लेट पर पारे की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यह अमलगमेशन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, यूनिवर्सल मोटर की गति भार विशेषता किस मोटर के समान होती है, तो यह डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। हमारा अगला प्रश्न, डीसी मोटर के लिए स्वाइनबर्ग टेस्ट क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो यह नो लोड पर हानियों को मापकर किसी भी प्रकार भार पर क्षमता के लिए। हमारा अगला प्रश्न, डीसी मोटर की गति किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह व्युत्क्रमानुपाती है फ्लक्स के। हमारा अगला प्रश्न, रिएक्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है, तो इसका व्युत्क्रम होता है परमिएंस। हमारा अगला प्रश्न, सीलिंग फैन में आमतौर पर किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है, तो वह परमानेंट कैपेसिटर मोटर का। हमारा अगला प्रश्न, एक अल्टरनेटर के रोटर में दी जाने वाली सप्लाई कौन सी होती है, तो यह होती है डीसी सप्लाई। हमारा अगला प्रश्न, यदि एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वोल्टेज दुगनी कर दी जाए और फ्रीक्वेंसी आधी कर दी जाए तो कोर में अधिकतम फ्लक्स क्या होगा, तो यह 4 गुना हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, प्लगिंग क्या है, तो प्लगिंग जो है मोटर को तेजी से रोकने के लिए एक ब्रेकिंग विधि। हमारा अगला प्रश्न, एक आइडियल करंट सोर्स क्या है, तो जिसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है वह आइडियल करंट सोर्स होता है। हमारा अगला प्रश्न, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता लगभग कितनी होती है, तो यह 30 से 40% के बराबर होती है। हमारा अगला प्रश्न, एक साइन वेव के लिए आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है फॉर्म फैक्टर। हमारा अगला प्रश्न है, एक एचआरसी फ्यूज रिवाइवेबल फ्यूज की तुलना में बेहतर क्यों है, तो यह है इसकी रप्चरिंग क्षमता अधिक होती है, यह तेजी से काम करता है, यह उम्र के साथ खराब नहीं होता है, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न, 2 वोल्ट मीटर विधि का उपयोग 3 फेज पावर को मापने के लिए कब किया जा सकता है, तो यह किया जाता है संतुलित और असंतुलित दोनों लोड के लिए। हमारा अगला प्रश्न, पी जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर क्यों बनती है, तो यह बनता है इलेक्ट्रॉन और होल्स ने पूर्ण संयोजन के कारण ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक स्केलर अदिश राशि है, तो यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारा अगला प्रश्न, एक अच्छे इंसुलेटर का स्पेसिक रेजिस्टेंस किस क्रम में होता है, तो यह होता है 10⁻12 ओम मीटर के में। हमारा अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है इंसुलेशन और शीतलन दोनों करना। हमारा अगला प्रश्न, सस्टेप्टेंस किसका व्युत्क्रम होता है, तो यह होता है रिएक्टेंस का। हमारा अगला प्रश्न, यदि एक डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा, तो यह होगा मोटर बहुत तेज गति से चलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, किस मोटर का पावर फैक्टर सबसे खराब होता है, तो यह होता है शेडेड पोल मोटर का। हमारा अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक आर्क को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, तो यह है निम्न वोल्टेज और उच्च करंट। हमारा अगला प्रश्न है, सोलर सेल किस सामग्री से बने होते हैं, तो यह सिलिकॉन के बने होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना लॉस को कैसे कम किया जा सकता है, तो इसे कम किया जाता है बंडल कंडक्टरों का उपयोग करके। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट में रिएक्टिव पावर को कौन सा घटक खपत करता है, तो वह है इंडक्स और कैपेसिटर दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव डीमैग्नेटाइजिंग कब होता है, तो यह जब लोड का पावर फैक्टर 0 लैगिंग हो। हमारा अगला प्रश्न है, एक अमीटर फ्लोअर कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है कॉमन कलेक्टर। हमारा अगला प्रश्न है,
यदि किसी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज दोगुना कर दिया जाए तो समान पावर ट्रांसफार्मर के लिए लाइन लॉस कितना हो जाएगा? तो यह होगा 1/4। हमारा अगला प्रश्न है, डाइक का उपयोग मुख्य रूप से किसके ट्रिगर करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है ट्रैक का। हमारा अगला प्रश्न है, पर यूनिट सिस्टम का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है गणना को सरल बनाना, विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर विश्लेषण को आसान बनाना, ट्रांसफार्मर के कारण होने वाले परिवर्तनों को समाप्त करना, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एक संधारित्र किससे बने होते हैं? तो यह बना होता है दो कंडक्टर जो एक इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए हों। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टेप डाउन चॉपर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से डैश होता है? तो यह होता है कम। हमारा अगला प्रश्न है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होता है? तो यह होता है गैर रेखीय बटा में कम्पैक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वायरिंग सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय मानी जाती है? तो वह वायरिंग है कंडक्ट वायरिंग। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधार के लिए कब उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है जब यह ओवर एक्साइटेड हो। हमारा अगला प्रश्न है, किस चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता क्या दर्शाती है? तो यह दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद शेष चुंबकत्व को। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है एक सहायक वाइंडिंग और कैपेसिटर का उपयोग करके। हमारा अगला प्रश्न है, एक करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी खुला क्यों नहीं छोड़ा जाना चाहिए? तो यह सेकेंडरी में खतरनाक रूप से उच्च वोल्टेज उत्पन्न होगा, इसलिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो इसकी वाणिज्यिक इकाई जो है यह है किलोवाट घंटा। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर की मेकिंग कैपेसिटी उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी से डैश होती है? तो यह होती है अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, हिस्टोरिस लॉस किस पर निर्भर नहीं करता? तो यह परिवेश का तापमान पर निर्भर नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक हाइड्रो पावर प्लांट में सर्ज टैंक का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है पेनस्टॉक में वाटर हैमर प्रभाव को कम करना। हमारा अगला प्रश्न है, किसी इंसुलेटर पर क्रीपेज दूरी क्या है? तो इसका दूरी होता है इंसुलेटर की सतह के साथ कंडक्टर और अर्थ के बीच का सबसे छोटा पद। हमारा अगला प्रश्न है, एक SCR मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को बंद किया जा सकता है? तो यह बंद किया जा सकता है एनोड करंट और होल्डिंग करंट से नीचे लाकर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक DC मोटर का बैक EMF अचानक शून्य हो जाए तो क्या होगा? तो यह होगा आर्मेचर बहुत अधिक करंट खींचेगा और जल सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस लैंप का जीवनकाल सबसे लंबा होता है? तो वह लैंप है LED लैंप। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक क्या कार्य करता है? तो यह तेल के विस्तार और संकुचन के लिए जगह प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, 2 वाट मीटर विधि में यदि एक वाट मीटर ऋणात्मक रीडिंग दिखाता है तो लोड का पावर फैक्टर होगा? तो यह 0.5 से कम होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में हमिंग की आवाज़ का क्या कारण है? तो इसका कारण है कोर का मैग्नेटोस्ट्रिक्शन प्रभाव। हमारा अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल डे एफिशिएंसी किस ट्रांसफार्मर के लिए महत्वपूर्ण है? तो यह है विवरण ट्रांसफार्मर के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, किस मोटर का उपयोग इलेक्ट्रिक घड़ियों और टाइमिंग डिवाइस में किया जाता है? तो वह है हिस्टेरिस मोटर। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, DC मशीनों में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव को बेअसर करना। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 200 क्वेश्चन इस सेट का पूरा होता है और इससे आपके एग्जाम में लगभग 20 से 22 मार्क्स तक जरूर पूछे जाएंगे। और हमारे द्वारा जो 10 सेट अपलोड किए गए हैं 100 क्वेश्चन के, उससे आपको प्रत्येक वीडियो से 6 से 7 मार्क्स पूछे जा रहे हैं और टोटल वीडियो को 10 सेट से लगभग आपको 35 प्लस यानी 40 प्लस क्वेश्चन तक आपके पूछे जा रहे हैं। इसलिए उन वीडियो को भी आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख लें। तब अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।